नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026। सच कहूं तो इस बार का चुनाव सिर्फ हार जीत का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र का एक बेहद दिलचस्प और उलझा हुआ अध्याय बन गया है। रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग से लेकर बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं में इशारा करने वाले एग्जिट पोल्स तक इस चुनाव में सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। आज की इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर सिर्फ तथ्यों, आंकड़ों और उन विपरीत थ्योरीज पर बात करेंगे जो इस ऐतिहासिक चुनाव को तय कर रही हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बम्पर वोटिंग के आंकड़ों को समझेंगे, फिर एग्जिट पोल के अनुमानों पर नजर डालेंगे, उसके बाद इस भारी वोटिंग की असली वजह, फिर भाषा और अल्पसंख्यक फैक्टर की बात होगी और आखिर में जानेंगे विशेषज्ञों की अलग अलग राय। तो आइए सबसे पहले इस चुनाव के सबसे बड़े हाइलाइट से शुरू करते हैं, ये बम्पर वोटिंग के आंकड़े। 92.47%। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। हाल ही में असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी मतदान हुए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का यह आंकड़ा अपने आप में एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रहा है। इतनी भारी तादाद में लोगों का घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंचना कोई आम बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि मतदाता इस बार कितने ज्यादा एक्टिव और मोबिलाइज्ड थे। और मजे की बात देखिए, ये जोश सिर्फ किसी एक दिन का नहीं था। पहले चरण में मतदान 93.19% रहा और दूसरे चरण में भी ये 91.66% पर टिका रहा। दोनों चरणों में लगातार 90% से ऊपर की वोटिंग। इसका सीधा मतलब है कि पूरे राज्य में एक गजब की उत्सुकता या शायद कोई बहुत गहरी प्रेरणा थी जिसने लोगों को हर हाल में वोट डालने के लिए मजबूर कर दिया। अब आते हैं दूसरे सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एग्जिट पोल्स के अनुमान। देखिए, बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं, जिसका मतलब है बहुमत का जादुई आंकड़ा है 148। अब इन पोल्स को जरा ध्यान से देखिए। इनमें जो भारी असहमति है वो सच में हैरान करने वाली है। 4 अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े हमारे सामने हैं और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ पीपल्स पल्स है जो टीएमसी को 178 से 189 सीटों के साथ भारी बहुमत दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ पी मार्क, माट्रिस और चाणक्य स्ट्रैटेजीज हैं जो बीजेपी को 146 से 175 सीटों के बीच रखकर बहुमत दिला रहे हैं। ये विरोधाभास ही बता रहा है कि चुनाव विश्लेषकों के लिए भी जमीन की नब्ज पकड़ना कितना मुश्किल हो रहा है। मुकाबला कांटे की टक्कर का है। लेकिन इन उलझे हुए आंकड़ों के बीच राजनीतिक दलों का कॉन्फिडेंस देखने लायक है। वोटिंग खत्म होते ही टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बेहद साफ शब्दों में दावा किया कि उनकी पार्टी एक बार फिर सरकार बनाएगी और वो भी 2/3 बहुमत के साथ। ये बयान अपनी पार्टी के कोर वोट बैंक पर उनके पक्के भरोसे को दिखाता है। और दूसरी तरफ की तस्वीर भी गजब के आत्मविश्वास से भरी है। बीजेपी के प्रेम शुक्ला का दावा है कि असल नतीजे इन एग्जिट पोल से भी कहीं ज्यादा बेहतर होंगे। उन्होंने साफ कहा कि जनता ने कुशासन से मुक्ति का जनादेश दिया है और बंगाल के साथ साथ असम में भी बीजेपी सरकार बनाएगी। दोनों ही पार्टियां अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से श्योर हैं, जो इस चुनाव के इंटेंस पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण को और गहरा कर देता है। हालांकि इन दावों और अनुमानों के बीच हमें इतिहास का एक पन्ना जरूर पलटना चाहिए। याद है 2021 के चुनाव? तब सारे एग्जिट पोल्स बिल्कुल गलत साबित हुए थे, क्योंकि टीएमसी ने किसी के भी अनुमान के विपरीत 2/3 से ज्यादा सीटें जीत ली थीं। बीबीसी बांग्ला के शुभज्योति घोष भी यही याद दिलाते हैं कि एग्जिट पोल्स चाहे जो कहें, ग्राउंड रियलिटी यही है कि मुकाबला सच में बेहद कड़ा है। चलिए अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और इस भारी वोटिंग के पीछे की असली वजह को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमने 90% से ऊपर की वोटिंग देखी, इसका सीधा कनेक्शन सायर के लागू होने से जोड़ा जा रहा है। डेटा बताता है कि इसके बाद वोटर लिस्ट से करीब 91 लाख लोगों के नाम काट दिए गए थे। 91 लाख, ये सच में बहुत बड़ा नंबर है। इसने लोगों के मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया कि अगर वो वोट नहीं करेंगे तो शायद उनका नागरिक अधिकार ही छिन जाए। और इसी डर ने एक उत्प्रेरक का काम किया, जिसने इतने विशाल मतदाता वर्ग को पोलिंग बूथ तक ला खड़ा किया। इस मुद्दे की गंभीरता को हम वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई की इस टिप्पणी से समझ सकते हैं। उन्होंने बड़ी चिंता जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिब्यूनल्स में अपील करने वाले 30 लाख से ज्यादा लोगों के वोट कट जाना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। ये साफ दिखाता है कि वोटर लिस्ट में हुए इन बदलावों ने किस हद तक लोकतांत्रिक चिंताएं पैदा कर दी थीं।
अब हम बात करेंगे बंगाल की राजनीति के उस पहलू की जिसे समझे बिना कोई भी विश्लेषण पूरा नहीं हो सकता, भाषा और अल्पसंख्यक फैक्टर। इस चार्ट को देखिए, बंगाल में अल्पसंख्यक वोटर करीब 30% हैं, जबकि बाकी 70% अन्य मतदाता हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये 30% का ब्लॉक एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। और ये 63 का नंबर उसी अल्पसंख्यक वोट के प्रभाव को दर्शाता है। राज्य में 63 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या निर्णायक रूप से 40% से ज्यादा है। विश्लेषकों का मानना है कि इन सीटों पर उस पार्टी का जीतना लगभग नामुमकिन है जिसे इस समुदाय का समर्थन हासिल न हो। इसी बात को सर्वे एजेंसी CNX के भावेश झा ने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। इसे ऐसे समझिए, TMC बंगाल में अपनी चुनावी रेस 30% के सॉलिड बेस वोट के साथ शुरू करती है, वहीं बीजेपी के लिए इस खास वर्ग में शुरुआती पॉइंट लगभग 0 होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बीजेपी को अपनी पूरी ताकत बाकी बची 70% सीटों और वोटरों पर लगानी पड़ती है। इन सब के अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है बंगाल की अपनी अलग भाषा और संस्कृति। रशीद किदवई और शुभज्योति घोष जैसे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बंगाल में एक विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान है। ऐसे में जो राष्ट्रीय नेता बाहर से आते हैं, जैसे गुजरात से आने वाले शीर्ष नेता, उनके लिए आम बंगाली वोटर के साथ पूरी तरह से वो गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव बनाना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जहां हम जानेंगे विशेषज्ञों की बिल्कुल अलग अलग राय। यहां हमारे पास इन चुनावी आंकड़ों को देखने के दो एकदम उल्टे नजरिए हैं। सिफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव का स्पष्ट मानना है कि एक निष्पक्ष चुनाव में TMC का बहुमत से कम आना संभव ही नहीं है। वो कहते हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी धांधली या वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ का नतीजा होगा। लेकिन दूसरी तरफ रशीद किदवई इस बात से बिल्कुल असहमत हैं। उनका तर्क है कि अगर कोई पार्टी शून्य से उठकर इतने बड़े वोट शेयर तक पहुंचती है तो वो महज धांधली से नहीं हो सकता, बल्कि वो समाज के भीतर बहुत गहरे स्तर पर हुए हम बनाम वो के ध्रुवीकरण का सीधा परिणाम है। किदवई जी अपने इस पॉइंट को साबित करने के लिए एक बहुत ही लॉजिकल काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं। उनका कहना है कि अगर सच में पूरे देश में एक बड़े लेवल पर सिस्टमैटिक फ्रॉड हो रहा होता तो बीजेपी केरल और तमिलनाडु में भी तो सफल होती ना। वहां भी तो साथी चुनाव हो रहे थे, लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। ये बात इस थ्योरी को सपोर्ट करती है कि बंगाल में जो भी हो रहा है वो वहां की खास जमीनी राजनीति और ध्रुवीकरण का नतीजा है। तो इन सारे आंकड़ों, दावों, डरों और थ्योरीज के बीच आखिर सच क्या है? क्या पहचान और संस्कृति की राजनीति एक बार फिर अपनी ताकत दिखाएगी, या फिर जमीन पर हुआ गहरा ध्रुवीकरण सब कुछ पलट देगा? यह सस्पेंस तो 4 मई को ही खुलेगा, जब असल में EVM खुलेंगी और जनता का असली फैसला बाहर आएगा। तब तक के लिए हमें बस इंतजार करना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें।